कहानी उस सुसाइड की जिसने दम तोड़ दिया और जीत गई जिंदगी। सुसाइड की खबरें तो हम आप रोज सुनते हैं। जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगा लेने के समाचारों से अखबार भरे पड़े हैं, लेकिन ये कहानी अलग है। ये कहानी उम्मीद टूटने की नहीं, उम्मीद जगाने की है। ये कहानी है हताशा को हराने की, जीवटता के जीतने की, खुद से संघर्ष में साहस के साथ आगे बढ़ने की, निराशा को नकारने की और जिंदगी को फिर से गले लगाने की। ये कहानी है अभिलाष की, जो कभी मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन आशा से भरी जिंदगी ने उससे पहले अपनी बाहें फैला दीं। अभिलाष की ये कहानी इसलिए भी जरूरी है ताकि सुसाइडल टेंडेंसी की पीड़ा से जूझ रहे तमाम लोग सीख सकें कि जिंदगी अपने हर रूप में। जब लाइफ ने मारा यूटर्न, दो बहनों ने मुझे दुआओं में मांगा था। घर में सबका लाडला था। हंसी शरारतों के बीच बचपन निकल गया। स्कूल में नाम रखा गया अभिलाष श्रीवास्तव। स्कूल बैग में तमाम उम्मीदों के साथ माँ बाप का इंजीनियर बनाने का सपना लेकर पढ़ाई में लग गया। घर पर सख्ती होने लगी। मेरी इमेज एक ब्राइट स्टूडेंट की बन गई, तो फिर उसे 12वीं तक वैसे ही मेंटेन रखा। 12वीं की पढ़ाई तक आते आते दोनों बहनों की शादी हो गई। अब पापा मम्मी के साथ बचा मैं। मम्मी डायबिटीज के कारण बीमार रहती हैं। वहीं पापा की पोस्टिंग सिद्धार्थ नगर में कानूनगो के तौर पर है। 12वीं के बाद मेरी लाइफ में एक यूटर्न आया, जब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे इंजीनियर नहीं रेडियो कमेंटेटर बनना है। ये शौक मुझे स्कूल लाइफ में ही लग गया था। मम्मी पापा के चेहरे पर 12 बज गए, लेकिन बेटा जिद कर बैठा था तो कौन मना करे। मैंने लखनऊ रेडियो का कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद घर में काफी डांटा गया। एक तरह से घर से निष्कासित सा कर दिया गया। पापा ने तो पूरे 6 महीने बात नहीं की। जिस लड़के ने 12वीं की पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की हो और 80% नंबर आए हों, उसके पेरेंट्स तो उम्मीद करेंगे ही। मेरे पापा बहुत खुश थे कि अब लड़का मेरा आईआईटी निकालेगा, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे दिमाग में ओनल इंडिया रेडियो में क्रिकेट कमेंट्री करने का भूत सवार था। मैंने लखनऊ से रेडियो का कोर्स किया, फिर एफएम में काम किया, लेकिन घर का प्रेशर था कि घटने का नाम नहीं ले रहा था। पापा कहते कि अरे कम से कम ग्रेजुएशन कर लो। उनको लगने लगा था कि कम उम्र में काम और शोहरत मिल रही है तो मन बड़ हो गया है। फिर मैंने एक और बम दागा कि मैं अपनी पसंद के विषय जर्नलिज्म में ही ग्रेजुएशन करूंगा। डिप्रेशन में कब आ गया पता नहीं चला। इसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी कॉलेज आ गए और पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद तुरंत नौकरी लग गई। मैंने शुरुआत पीआर यानी पब्लिक रिलेशन से की थी। बहुत जल्दी समझ आ गया कि यह पत्रकारिता तो नहीं है, तो मैंने एक डेली न्यूज़पेपर में सीखना शुरू किया। उस वक्त मेरा युवा मन पता नहीं कहां कहां दौड़ रहा था। यही दौर प्यार मोहब्बत और दिल्लगी का भी था। दोनों ही साथ साथ चलने लगे। काम से खाली बचा समय एक लड़की से अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को निभाने में लगाने लगा। ट्रेनिंग के बाद छोटे छोटे पोर्टल में काम किया। उसके 1 साल बाद दिल्ली के एक नेशनल डेली में नौकरी लग गई। लेकिन यहां एक बार फिर टर्न आया। पत्रकारिता के साथ ही मुझे बीसीसीआई से कमेंट्री का भी मौका मिल गया। इंटरनेट रेडियो में रेडियो फॉर क्रिकेट के साथ मैंने 2 आईपीएल किए। अब रेडियो का काम खत्म हुआ तो अखबार की नौकरी में फिर दिमाग लगाया। इस नौकरी में मुझे बस एक ही दिक्कत थी, वो ये कि अखबार निकलने के बाद रात के 3 बज जाते थे। ऑफिस इतनी दूर नोएडा के आउटस्कर्ट में था कि कैब से ही आना जाना पड़ता था। घर पहुंचते पहुंचते करीब करीब सुबह हो जाती थी। कई बार नींद पूरी नहीं हो पाती थी, तो माहौल सूट न होने के कारण नौकरी छोड़ दी। अब मैं 4 महीने घर पर बैठा रहा। चीजें खराब दिख रही थीं। करियर को लेकर चिंता बढ़ी थी। जब मैं अपने मेंटल इश्यू को समझने की कोशिश करता हूं, तो लगता है शायद यहीं से उतार चढ़ाव शुरू हुआ होगा। अभी मुझे याद भी नहीं सही से कि डिप्रेशन का बीज कब पड़ा या कैसे पड़ा। ऐसा कुछ मुझे महसूस भी हुआ होगा तो समझ नहीं आया, या कहें कि हल्के में लिया होगा। नौकरी की चिंता जल्द ही मिट गई। मुझे एक हेल्थ वेबसाइट में नौकरी का ऑफर मिला। वेबसाइट ज्वाइन की और हेल्थ कंटेंट लिखने लगा। सैलरी बढ़िया थी और माहौल तो बहुत ही अच्छा था। मुझे काम में मजा आने लगा था। फिर यहां भी कुछ ऑनफिशियल सिस्टम चेंज हुआ। इस चेंज में मेरी जिम्मेदारी बदल दी गई। ऐब मेरा लेखन से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। बोर होने लगा तो छुट्टी लेकर घर गया।
बहुत सोचा विचारा और यहां से भी रिजाइन कर दिया। अब सोचा कि गणित वगैरह की पढ़ाई करके कुछ अलग करियर बनाऊंगा। अब मैं ये लाइन ही छोड़ दूंगा। उधर मैं जिस लड़की के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में था, उसके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग पनपने लगी। तब कुछ अच्छा चल नहीं पा रहा था। अब तो सही से वो दौर याद भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरी उससे बातचीत कम होने लगी थी। परिवार वाले उसकी शादी का दबाव डाल रहे थे। मेरा करियर स्थिर नहीं था। खैर, हमने समझदारी दिखाते हुए बातचीत पर ब्रेक लगाना शुरू किया था, जो कि धीरे धीरे खत्म ही हो गया। मैंने इस दौरान मास्टर्स की पढ़ाई भी की। इस सब पेचोखम को सुलझाने में मेरे बचपन के दोस्त काफी मदद कर रहे थे। दोस्ती के मामले में मैं खुद को किस्मत वाला मानता था कि भले ही मेरे क्लोज्ड फ्रेंड 3 ही थे, लेकिन जो दोस्त थे उन पर इमोशनली निर्भरता बहुत ज्यादा थी। मैं उनके साथ बातचीत करके खुश था। इन तीनों में से एक मेरी बचपन की दोस्त थी। वो मेरे बारे में काफी कुछ जान रही थी। उसके साथ मैं कई बातें साझा कर रहा था। मेरे साथ सब गलत हो रहा है। अब आगे की कहानी बताता हूं कि मैं दिल्ली आकर अब फिर से नौकरी करने लग गया था। यहां मैंने जिस इमारत में किराए पर फ्लैट लिया, वो 4 मंजिला बिल्डिंग थी। मेरा 3rd फ्लोर था। यहां लैंडलॉर्ड रहते नहीं थे। नीचे के फ्लोर में 2 लड़के रहते थे। मैं आराम से रहने लगा। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उस बिल्डिंग में अकेला आदमी सिर्फ मैं बचा था। नीचे फ्लोर खाली हो गया था। सच कहूं तो मुझे ये लगता है कि इस अकेलेपन में मैंने अपने फियर को पहचाना, अपनी एंजाइटी को महसूस किया। पहली बार जब मन में ख्याल आया कि मैं यहां अकेला रहता हूं, मेड ही आती है, कहीं अगर कुछ हो गया तो कोई जान भी नहीं पाएगा, डोर अंदर से बंद भी रहेगा। लेकिन मैंने इन सब थॉट्स को इग्नोर ये सोचकर किया कि ये सब तो चलता रहता है। दूसरी तरफ मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन खुद को अकेला महसूस करने लगा था। फियर हावी होने लगा था। मेरे थॉट्स को मैं अब रिकॉल भी नहीं करता हूं, लेकिन वो ओवर थिंकिंग थी जब मुझे लगता था कि मैं सब गलत चीजें बर्दाश्त कर रहा हूं। दुनिया में मेरे साथ सब गलत हो रहा है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि किससे मैं अपने मन के भावों को बताऊं। दोस्त को कॉल लगाया, वो बिजी था। फिर अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्वाइप किया। ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे जानता ही नहीं। मैं सच में बिल्कुल अकेला हूं। एंजाइटी की पहचान हुई। फिर मुझे मेरी एंजाइटी ने एक सिम्टम देना शुरू किया। ये सिम्टम था माइग्रेन का। मैं जब महसूस करूं तो लगता था कि मैं कहीं ना कहीं असहज हूं। जब मैं लोगों के बीच जाता हूं, आवाजें मेरे कान में गूंजती हैं और मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखा डाला, लेकिन ये सिर दर्द जाने का नाम नहीं लेता था। एंजाइटी के बारे में इतना अवेयर नहीं था। मैंने ऊपर जिन दोस्तों के बारे में बताया, उन्हीं में से एक दोस्त थी मेरी। उससे बातचीत ज्यादा होने लगी। वो सारी बातें जानती थीं, या यूं कहें कि मुझे पूरा समझती थीं। ये सिरदर्द, अकेलापन, फियर, घबराहट, सब मुझे भीतर ही भीतर जैसे तोड़ दिए च रहे थे। मैं और ज्यादा इंट्रोवर्ट होता जा रहा था। इसमें सबसे बुरा ये हुआ कि इसी घुटन के दौर में मेरी दोस्त से मेरी लड़ाई शुरू हो गई। शायद मैं उस पर अपना एंगर निकाल रहा था। उससे मेरी हर छोटी मोटी बात पर लड़ाई होती। मैं खींच जाता, कुछ कह देता और छोटी सी बात पर लड़ाई भयंकर रूप ले लेती। दूसरी तरफ डर कि अब अगर इससे दोस्ती टूटी तो मैं बहुत ज्यादा अकेला हो जाऊंगा। लड़ाइयां होती तो वो मुझे अंदर से अटैक करती थीं। मुझे उस वक्त कंफर्म हो गया था कि मैं किसी डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूं। पहले पहल तो मैंने इसे खुद से हराने की सोची। मेरे लिए ये ऐसा समय था जिसे आज मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। मेरा दिल जैसे डूबता जा रहा था। हर दिन मेरा दिमाग मुझसे बगावत को तैयार बैठा था। दोनों ही मेरे कमांड अक्सर ठुकरा देते थे। मेरा बस हर वक्त रोने का मन करता था। घबराहट बहुत तेज होती थी और लगता था कि मेरा दिमाग जैसे फट जाएगा। मैं फूट फूट कर रोता भी। घबराहट मुझे तोड़ना शुरू कर देती। जब ये लक्षण बहुत ज्यादा होने लगे तो मैं पहले लखनऊ, फिर अपने गांव आ गया। गांव का शांत माहौल, मिलनसार लोग, परिवार की भीड़, सब था। बस मेरे दिल को सुकून नहीं था। कई बार तो ये हताशा इस कदर हावी होती कि लगता था कि सब तोड़ फोड़ दूं, जला दूं। कई बार एंजाइटी होने पर दौड़ने लगता कि शायद कुछ निजात मिले। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ संबंधी परेशानी किसी से साझा करते हैं तो सबसे पहले आपको सीख मिलती है कि क्या यार, जाओ कहीं घूम कर आओ, सब ठीक हो जाएगा। मोटिवेशनल वीडियो सुनो। यहां मैं अब अपने ये अनुभव भी जरूर बताऊंगा। हुआ ऐसा कि मैंने भी अपने दोस्तों से बात की, बताया तो घूमकर आने की नसीहत मिली। मैंने सोचा कि चलो दिल्ली ही चला जाऊं, वहां डॉक्टर से मिलूंगा।